अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान नेवी की बढ़ती हुई कुछ मुश्किलात को लेकर और पाकिस्तान और रशिया की नेवल एक्सरसाइजेज को लेकर भी, जहां पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। ये एक्सरसाइज कहने को तो एक नॉर्मल नेवल एक्सरसाइज है, बट ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजिकली अहम है। मैं सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान और रशियन नेवी के दरमियान नेवल वॉरफेयर एक्सरसाइजेज कंडक्ट होती हैं, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स भी हिस्सा लेती है। इन वॉर एक्सरसाइजेज में रशिया की 3 वॉरशिप्स हिस्सा लेती हैं। पहली वॉरशिप RSF रेज़की, जो कि एक स्ट्रैगशे क्लास कॉर्वेट है। अब ये रशियन नाम है, तो अगर मैं सही तरह प्रोनाउंस ना कर पा रहा हूँ तो उसके लिए माजरत। दूसरी कॉर्वेट है RFS एल्डर, जो कि सैदनपो क्लास कॉर्वेट है। एंड फिर आती है RFS पिचेंगा। ये बुनियादी तौर पर एक मीडियम साइज सी टैंकर है, जो वॉरशिप्स होती हैं उनको फ्यूल और लॉजिस्टिक्स फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 3 वॉरशिप्स थी जो कि 15 मार्च को पाकिस्तान में आती हैं। कराची में ये डॉक होती हैं और देन पाकिस्तान और रशियन नेवी के दरमियान नेवल वॉरफेयर एक्सरसाइजेज का आगाज होता है। इन नेवल वॉरफेयर एक्सरसाइजेज में पाकिस्तान की तरफ से तुगरुल क्लास फ्रिगेट हिस्सा लेती है। उसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट भी हिस्सा लेते हैं। एंड पाकिस्तान नेवी के जो दूसरे वॉरशिप्स और एसेट्स थे, वो भी इस पूरी नेवल एक्सरसाइज में इसका हिस्सा थे। यहाँ अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान को रशिया के साथ ये नेवल एक्सरसाइज करने के 2 अहम इसके की पॉइंट्स हैं। पहला इसका अहम चीज़ तो ये है कि रशिया एक बड़ा स्टेक होल्डर है दुनिया की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में। पाकिस्तान के साथ रशिया का यहाँ स्पेशली आना और पाकिस्तान के साथ नेवल एक्सरसाइजेस कंडक्ट करना, ये जहाँ इंडिया को एक हद तक कंसर्न करेगा, वहीं ये पाकिस्तान के लिए एक अहम चीज़ है और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की अपने आप में ही एक मिसाल है। दूसरा अहम चीज़ ये है कि ये जो कॉर्वेट्स हैं, इन्हें आप एयर डिफेंस कॉर्वेट्स कह सकते हैं। इनके पास जो एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं वो बहुत तगड़े हैं। उनके खिलाफ पाकिस्तानी JF-17 का एक्सरसाइज करना और उसके साथ साथ पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर्स और पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं उनका इस एक्सरसाइज में आना, तो उनको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा कि किस तरह लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल्स के अगेंस्ट आपने मुख्तलिफ किस्म की जो बड़ी शिप्स हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन करने होते हैं। और इसी एक्सरसाइज के बाद ये चीज़ भी निकल कर सामने आती है, ये एक डिबेट है कि क्या पाकिस्तान नेवी को अब फाइनली J-10C जैसे एयरक्राफ्ट को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह इंडियन नेवल साइड पर राफेल M आने वाला है, तो पाकिस्तान सिर्फ JF-17 के साथ या पुराने मिराज एयरक्राफ्ट के साथ सरवाइव नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान नेवल एयर आर्म में एक बड़े पंच की ज़रूरत है। और फिलहाल बात की जाए तो पाकिस्तान नेवल एयर आर्म सिर्फ नाम का ही नेवल एयर आर्म है, कोई फाइटर एयरक्राफ्ट उसमें एग्जिस्ट नहीं करता। जो नेवी की सपोर्ट में 1-2 स्क्वाड्रंस हैं वो एयरफोर्स के अंडर ही रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो एक्सरसाइज के की मुद्दे पर आ जाएं, तो इन एक्सरसाइज में मल्टीपल मोड ऑफ ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया गया है। इसमें खास तौर पर एयर लॉन्च एंटीशिप मिसाइल ऑपरेशंस होते हैं, उन पर तवज्जो दी गई है। और ये जो 2 कॉर्वेट्स हैं रशिया की, इन पर मौजूद है 9M96E मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, जो कि रशिया के S-400 में भी यूज होते हैं और S-350 एयर डिफेंस सिस्टम में भी यूज होते हैं। इन मिसाइल्स की रेंज 120 से 130-40 किलोमीटर के दरमियान बताई जाती है। और ये रेंज इंडिया की जो विशाखापट्टनम क्लास, कोलकाता क्लास जैसी फ्रिगेट्स हैं, INS विक्रांत जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उस पर लगे बर्क 8 मिसाइल से ही ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। तो यहाँ पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट को एक रियल टाइम सिनेरियो मिल रहा है, जिसमें बर्क 8 का ही एक हमपल्ला मिसाइल उनके मुकाबले पर है और उन्होंने इसको डॉज करते हुए या इसको काउंटर करते हुए अपने ऑपरेशन सरंजाम देने हैं। तो ये इंडिया के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और इंडिया के जो इंतहाई लीथल डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान को बेहतर स्ट्रेटजीज और बेहतर अटैक मैनूवर्स डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह हम इंडियन साइड पर देख रहे हैं कि बहुत सी फ्रिगेट्स को भी इंडक्ट किया जा रहा है, रिसेंटली नीलगिरी क्लास की जो शिप्स हैं उन्हें भी इंडक्ट किया गया है। उसके साथ साथ अब एयरक्राफ्ट कैरियर भी इंडिया के पास 2 हैं। MiG-29K एयरक्राफ्ट ऑलरेडी इंडिया इस्तेमाल कर रहा था और बहुत जल्द वो 26 राफेल M 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के डील साइन करने वाले हैं, जो कि $7 बिलियन से ज़्यादा की होगी। अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान की जो कराची में एयरबेस है, मसरूर जिसे कहा जाता है, वहाँ एक मिराज 2000 का स्क्वाड्रन है और एक नंबर 8 स्क्वाड्रन है JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट का हैदर्स के नाम से। अब जो JF-17 एयरक्राफ्ट है, ये MiG-29K जैसे एयरक्राफ्ट्स को काउंटर कर सकता है। इसका एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार, इसके BVR मिसाइल्स
इसका ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट होब्स PL-10 मिसाइल्स इसे इस काबिल बनाते हैं कि ये MiG-29K जैसे एयरक्राफ्ट का मुकाबला कर पाए। लेकिन जब राफेल M एयरक्राफ्ट की बात आती है तो तब डायनामिक्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। वहाँ आपको एक ज़्यादा रोबस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि J-10C की सूरत में हमारे पास है, और J-10C एयरक्राफ्ट के कुछ यूनिट्स को मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिहाज से भी कैमोफ्लाज दिया गया है, जो कि मिराजेस जैसा ही कैमोफ्लाज है, जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन है कि फ्यूचर में पाकिस्तान 2 स्क्वाड्रन्स को यूज़ करेगा। मिराजेस को इस एरिया से विड्रॉ कर लिया जाएगा। यहाँ एक स्क्वाड्रन JF-17 ब्लॉक 3 का होगा और एक स्क्वाड्रन होगा J-10C एयरक्राफ्ट का। सो J-10C एयरक्राफ्ट मेनली एयर टू एयर बैटल के लिए रखे जाएंगे, जबकि जो एंटी शिप कैपेबिलिटी है वो JF-17 की काफ़ी अच्छी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में JF-17 को यूज़ किया जाएगा एक्सटेंसिवली एंटी शिप स्ट्राइक मिशंस के लिए, जिनमें पाकिस्तान के पास CM-400 AKG है, और फ्यूचर में पाकिस्तान और भी सुपरसोनिक या इवन हाइपरसोनिक एयर लॉन्च मिसाइल्स पर काम कर रहा है। तो अगर काउंटर में देखा जाए तो पाकिस्तान प्लानिंग कर रहा है, और अगर पाकिस्तान वक्त रहते प्लानिंग करता है, जैसा कि ये रशिया के साथ जो एक्सरसाइजेज थी, ये पाकिस्तान को बहुत अच्छा एक मौका प्रोवाइड करके गई हैं अपने डिफेंस स्ट्रेटजीज को दोबारा से रिव्यू करने का और उनको मज़ीद इम्प्रूव करने का। सो आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी इस बारे में क्या फैसला करती हैं कि किस तरह इंडिया के अपकमिंग राफेल M एयरक्राफ्ट को काउंटर किया जाएगा। उनकी जितनी बड़ी डिस्ट्रॉयर्स हैं और उनके एयरक्राफ्ट करियर्स हैं, उनको किस तरह टैकल करने के लिए मनसूबाबंदी की जाती है। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।